बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो बात मैं बड़े लंबे अरसे से कर रहा हूँ वो फिच ने भी की है। फिच क्या है? ये एक आलमी रेटिंग एजेंसी है। ये मुल्कों की रेटिंग जारी करती है मुख्तलिफ हवालों से, और ये जो टॉप 3 है दुनिया की रेटिंग एजेंसीज, उनमें से एक है फिच। फिच क्या कह रही है उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या इस वक्त। फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर साइड लाइन किया गया तो, क्योंकि उनके मुताबिक जो पाकिस्तान में अक्सरियत है अवाम की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया गया तो अवामी अदम एतमाद बढ़ जाएगा, जिससे IMF से मुआहदा करना मुश्किल हो जाएगा। आलमी इदारे फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है। अब भी अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को यह बात समझ ना आए और पाकिस्तान इस बात को समझने से कासिर रहे कि अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत बनाने के फायदे क्या है और अवामी उमंगों के खिलाफ हुकूमत बनाने के नुकसानात क्या है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अब आलमी इदारे भी ये कहना शुरू हो गए हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी ये कह रहा है, और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, और अगर पाकिस्तान इसी धांधली ज़दा हुकूमत को बनाने की तैयारी करता है और मैंडेट ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाता है जिन्हें लोगों ने वोट नहीं डाला, उन्हें रिजेक्ट किया है, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम आगे नहीं बढ़ पाएगा और मईशत के ऊपर बहुत बड़ा धचका लगेगा। और उसका नुकसान ये होगा कि IMF के साथ आपका मुआहदा करना मुश्किल हो जाएगा। IMF के साथ अगर आप मुआहदा नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने के इम्कानात बढ़ेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और होना ये चाहिए कि जिनको वोट मिले हैं उन्हीं के वोट गिने जाएं। अब आ जाए इस बात की तरफ कि एक और इलेक्शन मुकम्मल हो गया। मैं वो रिजल्ट भी आपके सामने रख देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था क्योंकि अली अमीन गंडापुर और उनकी पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ये फजलुर रहमान साहब के बेटे का इलेक्शन था और ये सीट फजलुर रहमान साहब की बड़ी मजबूत सीट हुआ करती थी और यहां से वो हमेशा इलेक्शन जीत जाते थे। अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है कि 6 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जहां पे दोबारा इलेक्शन करवाया गया, हालात खराब होने की वजह से पहले, और मल्टीपल रीजन से ये इलेक्शन वहां पे ताखीर का शिकार हुआ। बाकी इलेक्शन आ चुका था और जब इनके ऊपर आज पोलिंग करवाई गई तो सिचुएशन बहुत अजीब थी। हल्के से बड़ी अजीब अजीब इत्तलात आ रही थी। 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार में एक वोट खरीदा गया है। इतना पैसा खर्च किया गया इस हल्के के अंदर। और दूसरी जाने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार था, हमायत याफ्ता दावर खान कुंडी, उसका मुकाबला था मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद से। अब दावर खान कुंडी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वोट खरीदे। मैंने थोड़े अरसा पहले इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका विजिट भी किया था। अब ये 6 पोलिंग स्टेशन बाकी थे, वहां पे जब आज वोटिंग हुई है तो सूरत हाल कुछ ऐसे है कि फजलुर रहमान साहब का बेटा इलेक्शन हार गया और दावर खान कुंडी जो है वो इलेक्शन जीत गया। वोट पड़े हैं दावर खान कुंडी को 64,483, जबकि फजलुर रहमान साहब के बेटे को 63,900 वोट पड़े हैं। लगभग 500 से ज़ायद वोटों से ये शिकस्त हुई है फजलुर रहमान साहब के बेटे को। बड़ा क्लोज था, लेकिन फजलुर रहमान साहब की ये बड़ी मजबूत सीट हुआ करती थी और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा यहां से इस तरह इलेक्शन हार जाएगा। अभी अली अमीन गंडापुर एक कौमी असम्बली की नशिस्त को छोड़ेंगे, वहां से उनके भाई जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा जनरल इलेक्शन में, और इससे पहले वो MPA भी रह चुके हैं, फैसल गंडापुर, फैसल खान, और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है वहां से। और फैसल खान जो है वो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब MNA का इलेक्शन फैसल खान को लड़ना है और मेरे ख्याल में दोबारा फजलुर रहमान साहब का बेटा उनके मद्दे मुकाबिल आएगा उस सीट पे जहां से अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दी थी। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा आने वाले दिनों में, देखते हैं उस इलेक्शन का क्या बनता है। लेकिन ये इलेक्शन एक मरतबा फिर फजलुर रहमान साहब ने बेशक एस्टेब्लिशमेंट को बहुत लताड़ा, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए जिससे उन्होंने बहुत सारे पोल खोल दिए, लेकिन पब्लिक में पजीराई नहीं मिली और उनके बेटे इलेक्शन नहीं जीत पाए। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब इसका रिएक्शन क्या देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या फजलुर रहमान साहब पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे या फजलुर रहमान साहब अपने मौक़िफ़ को बदलेंगे? ये चीजें हमें एक आधे दिन में पता चल जाएंगी। अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया और कोई नए कट्टे खोल दिए तो पता चलेगा कि फजलुर रहमान साहब किस रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि उनके बंदे आजाद होना शुरू हो गए हैं। एक दो करके जो है वो लोग आजाद हो रहे हैं। गुजरात से खबर आई, वहां पे कुछ लोग आजाद हुए हैं।
कुछ सेंट्रल पंजाब से लोग आज़ाद हुए हैं। लाहौर में एक दो लोगों की दोबारा इत्तला आई है, उनको आज़ाद कर दिया गया है अदालती फैसलों के नतीजे में। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो बहुत सख्त और मुश्किल वक्त देखा था वो वक्त शायद खत्म हो रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं। अलीम खान के मुकाबले में ज़ीशान नामी कैंडिडेट ने जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ा था और अलीम खान साहब वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वहां पे धांधली हुई। अब ज़ीशान की आज रिहाई हुई है, निकलते ही उन्होंने अलीम खान पे अटैक किया है और वो ये कह रहे हैं कि इनके हलक से अपनी सीटें वापस निकालेंगे। लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इस मूव को आगे बढ़ाती है। इस्लामाबाद से पीएमएलएन के लिए एक बहुत बुरी खबर है नवाज शरीफ साहब के लिए कि बड़ी मुश्किल से वो एक एक करके उनको सीट दिलाई जाती है, लेकिन इकट्ठी तीनों सीटें निकल गई मुस्लिम लीग नून के हाथ से इस्लामाबाद वाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का, पीएमएलएन के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इस्लामाबाद से, वो मुअत्तल कर दिया है। पूरा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के सहाफ़ी ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तीनों उम्मीदवार जीते हैं और 50-50 हज़ार की लीड से जीते हैं, जबकि पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को यहाँ पे वोट नहीं पड़े। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं पड़ रहे, तो वहाँ इस्लामाबाद में वोट पड़ने हैं, तो वहाँ इनको वोट नहीं पड़े और वोट ना पड़ने की वजह से ये बहुत पीछे रह गए। लेकिन धांधली करके पीएमएलएन के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। अब अदालत आलिया ने, जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने तीनों नशिस्तों के लिए इंतखाबी नताइज रोक लिए हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को यह कह दिया और यह फैसला हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि जमात है हामिद रजा साहब की, उस जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। अच्छा, शमूलियत इख्तियार करने की वजह क्या है? नंबर 1, ये सारे एक पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जो भी आदमी उसके बाद बिकेगा या उसको खरीदने की कोशिश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उस पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी और वो अपनी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की रुकनीयत से फारग हो जाएगा। यानी उसके बाद असेंबली की रुकनीयत भी नहीं रहेगी और वो फारग हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा अगर उसने किसी दूसरी पार्टी के हक में वोट डाला तो। लिहाजा जितने आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जीते हैं वो सब के सब अपने बयान जमा करवा रहे हैं, बयान हल्फी दे रहे हैं और साहबजादा हामिद रजा साहब की जमात के अंदर शामिल हो रहे हैं। और इस तरह इनको दूसरा फायदा ये होगा, एक तो ये सिलसिला रुक जाएगा खरीदो फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, बंदे अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हो जाएंगे। दूसरा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की और अकलियतों की, ये बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है पाकिस्तान में, तो वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको मिल जाएंगी। अब इसमें एक टेक्निकल चीज और सामने आ रही है, लेकिन जो कानूनदान है उनका ये कहना है कि कोई जमात मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त या फहरिस्त जमा करवाए या ना करवाए, उसके पास ये राइट मौजूद रहता है और उसके बाद जितनी सीटें होती हैं उसके तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं। तो अब जो है वो जमा करवाई जा सकती है दरखास्त और उस दरखास्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, जो अब तक की असेसमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके मुताबिक। खैबर पख्तूनख्वा में इस जमात की एक भी सीट नहीं है, लेकिन कानूनदान और इलेक्शन कमीशन के सीनियर लोगों का ये कहना है, जिनसे बात हुई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई जमात अगर वफाक में मौजूद है और किसी एक सूबे में नहीं है तो सूबे में जीतने वाले उस जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो नहीं कर सकते। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों ने फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की। अल्लामा राजा नासिर साहब ने इस सारी कोशिश को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को कहेगी कि उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन उसके बाद बहुत सारी फिरका वाराना कोशिशें की गई, बहुत सारी अजीब अजीब बातें की गई और आज जब साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम आया, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे, दोनों उलमा भी बैठे हुए थे, कुछ और उलमा भी मौजूद थे वहाँ पे मीटिंग में, MWM और ये जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये सब लोग मौजूद थे। उसके बाद PTI ने एक मीटिंग की है शरानी साहब की जमात के साथ भी, जो JUIS है शरानी साहब की जमात, वहाँ पे भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ भी बातचीत की। तो जो फिरका वारियत की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान साहब ने शिया सुन्नी सबको एक लाइन में इकट्ठा कर दिया है और ये तो एक कंट्रीब्यूशन है, एक तरह से आप ये समझे कि फिरका वारियत से आज़ाद करके सबको एक मोटिव के ऊपर इकट्ठा कर दिया है कि आपने जो पॉलिटिकल माफिया है पाकिस्तान के अंदर उसको रोकना है, उसके रास्ते में बंद बांधना है। एक्चुअली इमरान खान साहब का मिशन ये है और इसके ऊपर सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के अंदर और अल्लामा राजा नासिर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा और खुद उन्होंने ये फरमाया कि ये फैसला हमारा मुश्तरका फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। लिहाजा जो लोग फिरका वाराना ज़हनियत के मालिक थे उनके लिए बुरी खबर है कि
सबने एक्सेप्ट किया है और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इलेक्शन कमीशन से रुजू भी कर लिया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला भी हल हो गया है। अब मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है, अगर वहाँ से नहीं मिलेगी तो इनको अदालत में जाना पड़ेगा। अगर काजी फ़ाइद ईसा साहब के सामने जाएगा तो फिर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ का तकादा यही है कि तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और इन मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए, जिन उम्मीदवारों ने इनकी स्क्रूटनी हुई है इनको एडजस्ट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिस्टेड पार्टी है और मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। यानी साथ ही साथ उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ये रुजू भी कर लिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GDA से भी मुलाकातें की हैं। बड़े तूफ़ानी तरीके से तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रब्ते में आ रही है। जमात इस्लामी के साथ उन्होंने रब्ता किया है, तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ रब्ता किया है। उन्होंने जो मजहबी सियासी जमातें हैं जैसे MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनसे भी रब्ता किया है, शहरानी साहब की जमात से रब्ता किया है। अब GDA के साथ रब्ता जो है वो रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि उनके खिलाफ बड़ा खौफनाक धांधला हुआ है। इंटीरियर सिंध में उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है। तो GDA के जो मरकजी रहनुमा है सदरुद्दीन शाह राशिदी पीर साहब बगाड़ा, उनसे उन्होंने मुलाकात की और PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख मिले। डॉक्टर सफदर अब्बासी और सरदार अब्दुल रहीम और दीगर लोग भी इस मुलाकात में शामिल थे। यहाँ पे इन्होंने फैसला किया कि मिलकर एक लायामल बनाया जाए धांधली के खिलाफ और मिलकर एहतजाज किया जाए। एक और खबर नाज़रीन ये है कि जब दिल करता है पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर देते हैं। यानी अब ऐसा लगता है कि हुकूमत को ये समझ आ रही है कि हर मसले का हल ट्विटर को बंद कर देना है। टिकटॉक को भी बंद कर देंगे, ट्विटर को बंद कर देंगे, फेसबुक को बंद कर देंगे, यूट्यूब को बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 18वीं सदी में धकेल दिया जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया चांद पे जा रही है और हम लोगों से इंफॉर्मेशन का हक छीन रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने भी इसके बारे में बात की है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। वैसे तो बहुत कम ही वो बोलते हैं, जिस वक्त बोलना होता है उस वक्त तो बिल्कुल नहीं बोल रहे होते और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं कि तहरीक इंसाफ के वोटों से वो सदर बने हैं और वो हक अदा नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों को ऐसा लगता है। तो सदर पाकिस्तान ये कहते हैं ट्विटर बंद कर देते हैं जब चाहे, कि आपको कुछ पता ना चल जाए, आपको मालूमात ना मिल जाए। इस तरह के आइडियाज जो है वो पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के इदारों में कि वो लोगों को कायल कर सके। अगर कोई बंदा कोई बात करता है तो पुलिस भेज दी जाती है उसके घर में और उसको पकड़ लिया जाता है। तो आरिफ अलवी साहब ने सख्त तनकीद की है इस पॉलिसी के ऊपर कि जहां पे सोशल मीडिया की बंदिश से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे दुनिया पाकिस्तान को मजीद शक की नज़र से देखती है कि इस मुल्क में ऐसा ज़रूर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से खबरों को दबाने के लिए मकामी मीडिया पे वैसे ही दबाव डाला जाता है और जो बैन अवी मीडिया वहाँ पे मौजूद है उसकी रसाई बंद कर दी जाती है। स्पेशली जो सोशल मीडिया उसकी रसाई बंद कर दी जाती है। जो लाहौर से एक बड़ा स्कैंडल निकला जिसका बहुत चर्चा हुआ, उस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि TV चैनल ने इसको नहीं चलाया, वो मजीद तहकीक करना चाहते थे। तो मेरा एक सवाल है बुनियादी, सहाफ़ी का काम होता है खबर को चलाना। मिसाल के तौर पर वो ये तहकीक करना चाह रहे थे ना कि ये जो वोट वहाँ पे छप रहे हैं, ये वोट PMLN खुद छपवा रही है या किसी ने छपवाए हैं PMLN को फंसाने के लिए। यही सवाल है ना। एक्चुअली जो वहां पे एडिटोरियल बोर्ड बैठा हुआ है या जो लोग बैठे हुए हैं अहम नशिस्तों पे इन चैनलों में, उनके दिमाग में यही सवाल था ना। लेकिन इस सवाल के बावजूद भी इस खबर को रोका नहीं जा सकता था। उसकी वजह यह है कि जब एक प्राइवेट जगह के ऊपर सरकारी कागज छप रहा है तो ये खुद एक बहुत बड़ी खबर है कि जनाब सरकारी कागज कैसे एक प्राइवेट जगह पे छप सकता है। अब उसकी तहकीकात करवा लीजिए। हो सकता है कि जो दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए धांधली करवा रहे हैं और ये जाली पेपर छाप रहे हैं, बैलेट पेपर, हो सकता है नवाज शरीफ को फंसाने के लिए कोई साजिश हो रही हो। लेकिन जो भी हो रहा है इस खबर को रिपोर्ट जरूर किया जाना चाहिए था। इंतहाई परले दर्जे की सहाफती बददयांती है कि इतनी बड़ी चीज आपके सामने आई कि एक सरकारी कागज एक प्राइवेट प्रेस के अंदर छप रहा है और आपके रिपोर्टर जान पर खेल कर जाते हैं और जाकर उसकी फुटेज बनाकर लाते हैं और आप उसको ये कहकर नहीं चलाते कि जनाब इसको भी देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि कायदे मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का नुकसान हो रहा है इस खबर के चलने में। तो ये सहाफती बददयांती है। आप ये कह सकते थे कि जनाब पेपर छप रहा है, बैलेट पेपर छप रहा है, तहकीकात करवाई जाए। आप नाम ही ना ले नवाज शरीफ का, आप नाम ही ना ले और किसी चीज का, आप PTI का भी नाम डाले, लेकिन आपको यह जरूर कहना होगा कि जनाब पेपर छप रहा है जो गैर कानूनी है। एक गैर कानूनी चीज आपके सामने आई और आपने उसको छुपा लिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि कायदे मोहतरम को उसका नुकसान हो जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब को कहां कहां बचाएगा पाकिस्तान का मीडिया और कब तक बचाएगा? पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो मौजूद है ना, तो बेचारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों सहाफी काफी परेशान है, लेकिन उन दोनों ने किसी किस्म की कोई खबर नहीं दी, ना दोनों ने ट्विटर पे दी, ना सोशल मीडिया पे किसी और जगह पे दी, बल्कि उन्होंने बड़ा मोहतात रवैया अपनाया क्योंकि वो ये जानते थे कि इस तरह की खबर देने के बाद इसके आफ्टर शॉक्स कैसे होंगे। लेकिन ये खबर बाहर आ गई और अब खबर बाहर आने के बाद राब्ता भी मुश्किल हो रहा है दोनों सहाफियों से।
मैंने कोशिश की है, राय साकिब तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है, मैंने भी ऑडियो मैसेज भी उनको छोड़ा है, हो सकता है मेरा उनसे रब्ता हो जाए। मियां अली अशफाक का मुझे फ़ोन आया था, वो भी ये कह रहे थे कि ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि उनके भी ताल्लुकात हैं सहाफ़ियों के साथ, और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। लेकिन इन पेपर्स को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो जाली वोट बनाए जाते हैं, डब्बों में भर दिए जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन के अंदर जब आप दरखास्त देते हैं ना बतौर कैंडिडेट के मेरे साथ धांधली हो गई है, तो वो निकालते हैं डब्बे, खोल के वोट गिन के वापस बंद कर देते हैं, और कोई काम नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करे, ये वो नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। यानी कोई बंदा अगर ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल को एक्चुअली तो फैसला 3 महीने में करना होता है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जाएगा, वो ये जाली वोट निकाल के सामने रख के गिन देंगे, जनाब ये देखो इनके इतने और आपके इतने, लिहाजा ये जीत गए। इलेक्शन कमीशन लिख के दे देगा जी उनको नोटिफाई हमने कर दिया है। अब आप दोबारा ट्रिब्यूनल में जाएंगे और आप जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, आप कहेंगे यार हमें इंसाफ दें, आप हमें इंसाफ दें, आप वोटों को चेक करें, ये वोट जाली है जो इसके अंदर से निकले। तो जाली वोट को चेक करने के लिए क्या होगा, उसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा। उसके बाद टीमें बैठेंगी, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठेंगे और वो चेक करेंगे कि अंगूठे का निशान, वो चेक करेंगे सीरियल नंबर, वो चेक करेंगे कागज़ की क्वालिटी, वो चेक करेंगे टेम्परिंग, वो चेक करेंगे स्याही का इस्तेमाल, कि ये वाला पेन कौन सा था, ये कौन, हर चीज़ वो चेक करेंगे। और जब वो सारा कुछ चेक कर लेंगे तो उसके बाद वो एक रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन वो तो काम होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना, फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं होगा और कैसे नहीं होगा, वो मैं आपको अब बताता हूँ। एक इलेक्शन था जो शेख वकास अकरम साहब ने लड़ा 2018 में, वो इलेक्शन वो लूज कर गए, हार गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा, तो इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी बात नहीं सुनी, वो ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल ने इसका फैसला करना था 3 माह में। शेख वकास अकरम मुख्तलिफ अदालतों में जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गए और 5 साल गुजर गए, उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। उस सीट के ऊपर वही खातून बैठी रही जो इलेक्शन जीत गई थी, जिनको जितवा दिया गया था बकौल शेख वकास अकरम साहब के, उनके मुकाबले में उस दौर में। ये जंग में शेख वकास अकरम सब लोग जानते हैं। तो शेख वकास अकरम साहब ने 5 साल कानूनी लड़ाई लड़ी, और शेख वकास अकरम वो आदमी है जो अच्छा खासा तगड़ा आदमी है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन वो लड़ते हैं कड़दम जमातों के खिलाफ, और अभी भी वो तकरीबन पिछले 8-9 महीने से वो गायब है। यानी उन्होंने अपने हल्के के अंदर एक दिन विजिट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनको इलेक्शन जितवा दिया, उनके वालिद को भी जितवा दिया, और वो रूपोश है उस वक्त से, उनका कारोबार सारा तबाह हो गया, उनके घर बार, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये सिचुएशन वो सबके साथ ही हो रही है, उनके साथ ये सिचुएशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे पिछले कई महीनों से। अब वो इलेक्शन जीत गए हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ा, दोबारा इलेक्शन जीत लिया। पिछले इलेक्शन का 2018 वाले का आज तक फैसला नहीं हुआ ट्रिब्यूनल में। तो ये इतना लटका देते हैं इस मामले को, और इसी पे 5 साल गुजार देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल रोला डालना चाहिए इन जाली वोटों के ऊपर, और ऐसी सारी मशीनें पकड़वानी चाहिए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।